हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्धन एकेडमी। तो दोस्तों, हमने एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है साइंस की उसे स्टार्ट कर दिया, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था क्लास 6 की साइंस का वो एक जनरल इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब यहाँ से जो हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी वो हमें चैप्टर सेकंड जो है यहाँ से देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है वो है सजीव जगत में विविधता। तो देखिए, स्टार्टिंग में ही एक संस्कृत का ये श्लोक है, सुभाषित, ठीक है, उससे लिया गया है। तो इस श्लोक का बस हमें मीनिंग देखना है, इसी में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है। बड़े वृक्ष दूसरों को तो छाया देते हैं, परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। इसी प्रकार जो अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो भी अर्जित किया वह दूसरों को ही दे देते। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है, जिसे हम अगर अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है फ्रूटफुल होगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी जो हमारी मतलब डेली रूटीन की जो चीज़ें होती हैं उससे ये रिलेट करा करके चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में। तो सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं। देखिए, विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों का कलरव चहचहाट सुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाट होती है। ये एक जो है सर्वे था, ठीक है, जिसमें डॉक्टर रघु जो है वो कई सारे बच्चों को ले करके, ठीक है, एक देखिए यहाँ पे, ठीक, एक जंगल में जाते हैं। वहाँ पर वो ये देखते हैं कि कई सारे वहाँ पे जानवर होते हैं, ठीक है, और पशु पक्षी वगैरह, फूल, सारी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो उसी में ही कुछ बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन उनसे करते हैं कि जो अलग अलग जो पक्षी हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं, मोर, मतलब बर्ड्स में बहुत सारी वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं। तो विभिन्न पक्षियों का जो कलरव, इनकी जो चहचहाहट है, जब उसको सुनते हैं तो वो जो क्वेश्चनिंग करते हैं, तो उसमें डॉक्टर रघु ये बताते हैं कि हर पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाहट होती है, हर पक्षी की अपनी एक अलग आवाज़ होती है। इसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी हर पक्षी की अपनी एक अलग आवाज़ होती है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे कुछ फ्लावर्स का दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, हमारे आसपास उपस्थित विभिन्न पौधों का अवलोकन। जब हम लोग पौधों का अवलोकन करते हैं तो हमें उसमें कई सारी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे घास, तुलसी और गुड़हल, इन तीनों की पिक्चर्स आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे स्थानीय नाम। यहाँ पे अभी हम लोग घास की बात करेंगे तो सामान्य घास बोला गया है। ठीक है, अब घास जो होती है इसका तना कैसा होता है, कोमल और पतला होता है। ठीक है, ऊपर अभी हमने देखा था कि एकदम पतला सा जो है वो घास का तना, और पूरा इसके जो पौधा था वो बहुत ही कोमल और बहुत ही पतला दिखाया गया है। ठीक है, अब पत्तियां और उनकी आकृति और उनका जो अभिविन्यास है उनके बारे में बताया गया। तो तने के विभिन्न बिंदुओं से एकांतरी रूप में एक पत्ता निकला होता है। ठीक है, मतलब अलग अलग जो है पार्ट से एक एक पत्ता निकला होता है। ये घास के बारे में बताया गया। ठीक है, फूल के बारे में यहाँ पे फूल होता नहीं है तो इस वजह से फूल नहीं बताया गया है। और जो है कोई और विशेषताएं अगर बताई जाए तो उसमें हरी पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, नॉर्मली हमें घास हरी हरी तो दिखती है। ओके, इसके बाद हम लोग तुलसी के बारे में देखते हैं। तुलसी का जो तना होता है वो कठोर और पतला होता है। ये यहाँ पे मेनली पहचान बताई गई है कि जब हम लोग किसी पौधे को देखेंगे तो हम उसका अवलोकन कैसे कर सकते हैं कि ये जो पौधा है, दो पौधे अगर हमारे सामने रख दिए जाएँ तो उनमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, उसी के बारे में बताया गया। तो अगर तुलसी की बात करें तो उसका तना कठोर और पतला है। ठीक, पत्तियों का आकार, अभिविन्यास, ये सारी चीज़ें अगर देखेंगे तो पत्तियां जोड़ी में एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होती हैं। एक तो पेयर में रहती हैं, दूसरा एक दूसरे के सामने रहती हैं। ठीक है, फूल भी निकलता है तुलसी में, आपने देखा होगा कि फूल कैसा गुलाबी और बैगनी रंग का होता है। ठीक है, और उसी तरीके से कुछ और दिखे, जैसे गुड़हल है, गुड़हल का तना कठोर होता है। ठीक है, और फूल उसमें भी होता है रेड कलर का, पिंक कलर का, इस तरीके से, मतलब रेडिश ही मेनली रहता है। ठीक है, नीम है, कठोर और मोटा। नीम तो ट्री में आ जाएगा। ठीक है, और नीम की एक और चीज़ बताई गई है कि जो पत्तियाँ होती हैं, चिकनी सतह वाली पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, ये अन्य चीज़ बताई गई। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया कि जो विभिन्न तरीके के पौधे, छोटे से लेकर के बड़े तक, ठीक है, उन सब का जब हम लोग ने अवलोकन किया तो उसमें हमने डिफ्रेंशिएट किया कि किस तरीके से वो एक दूसरे से भिन्न हैं। इसके बाद कुछ और चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमारे आसपास विद्यमान जंतुओं की विभिन्न विशेषताएं। अभी हम लोग ने पौधों की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन किया था, अब हम यहाँ पे जंतुओं का करेंगे। जंतु, जैसे जंतु का नाम अगर हम बताएं तो कौवा। ठीक है,
रहने का स्थान वृक्ष पे रहते हैं, भोजन कीट खाते हैं, ठीक है। गति के प्रकार तो ये उड़ते भी हैं और चलते भी हैं, आपने चलते हुए भी देखा होगा कुछ कौवों को, ठीक है। अन्य अवलोकन ये है कि चोंच में टहनी लिए होते हैं, मतलब जनरली उनको नॉर्मली आपने अगर देखा होगा तो टहनी लिए होंगे या कुछ भी, ठीक है, वो चोंच में अपने फंसाए रहते हैं। इसके बाद है चींटी। चींटी ये भी आपका जंतुओं में ही आ जाएंगी, ठीक है। इनके रहने का स्थान मिट्टी और बिल में रहती हैं। भोजन में पत्तियाँ, बीज और कीट ये सब खाते हैं, ठीक है। और गति का प्रकार तो चींटियाँ हैं तो चलेंगी ही, जाहिर है। और अन्य अवलोकन ये है, चींटियों में 6 पाद होते हैं, 6 पैर होते हैं, ठीक है, पेयर में 3 पेयर में 6 पैर होते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं गाय। गाय का स्थान तो जाहिर है ज़मीन पर ही रहेगी, ठीक है। अब इनकी जो भोजन की बात करें तो घास और पत्तियाँ खाती हैं, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से अन्य जंतु यहाँ पे मतलब 2-3 जंतुओं के बारे में बता दिया गया कि जंतुओं में भी डिफ्रेंसिएशन उनके भोजन को लेकर के, उनके जो है आवास को लेकर के, और उनकी कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको लेकर के उनमें डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखिए क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये बताई गई है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की विविधता, ठीक है, उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है। विविधता मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे जाहिर है कि वो पौधे एक तरीके के नहीं होंगे, अलग अलग तरीके के भी। हमने ही 3 तरीके के पौधों के बारे में देखा, ठीक है। और वो सब एक ही जगह पे भी पाए जाते होंगे। और जंतुओं की विविधता, अभी हमने गाय को देखा, कौवे को देखा, चींटी को देखा, बिल्ली को देखेंगे, ठीक है, तो वो सब भी एक ही जगह हमको मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है, ठीक है। किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की अलग भूमिका होती है। जितने सदस्य होंगे उनकी अपनी अपनी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे पेड़ कुछ पक्षियों और जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करता है। पेड़ जो है वो पक्षियों और जंतुओं दोनों को भोजन और आश्रय प्रदान करता है। जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में भी सहायता करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो जंतु हैं, ठीक है, पौधे भी हैं, जंतु भी हैं, इन सब का अपना अपना एक अलग इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर पौधे भोजन प्रदान कर रहे हैं तो यहाँ पे जंतु क्या कर रहे हैं, उनके डिस्पर्जल का, उनकी सीड्स जो है उनके डिस्पर्जल का भी काम कर रहे हैं, ठीक है। पौधे और जंतुओं के समूह कैसे बनाएं, अब हमें यहाँ पे समूह मेनली देखना है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए, जंतुओं की देखें या पौधों की देखें तो अलग अलग वैरायटी है। तो अगर हम सबको एक साथ मर्ज कर देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमें उसका ग्रुप बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, मतलब ग्रुप हम किस आधार पर बना सकते हैं। अगर हम पौधों में देखें तो हम इस आधार पर बना सकते हैं कि किन किन पौधों में फूलों की उपस्थिति है और किन की नहीं है। कठोर या कोमल तने के आधार पर हम उनका ग्रुप बना सकते हैं। खान पान का जो स्वभाव है, किस तरीके का खाना पीना है, ठीक है, जंतुओं में, और उनके रहने का स्थान, जंतुओं की बात हो रही है कि उनके रहने का स्थान, इस आधार पर हम उनका ग्रुप बना सकते हैं। आपने जंतुओं की विविध विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाए होंगे, ठीक है। मतलब जैसे हमने पौधों के आधार पर ये देखा कि फूल की उपस्थिति और तने का जो है कोमल और कठोर होना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और ख़ासकर जड़ और पत्ती का विन्यास, ये भी यहाँ पे जो है ग्रुप के फॉर्म में आता है, ठीक है। अब अगर जंतुओं की विविधता के आधार पर अगर हम देखें कि वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, रंग के आधार पर, उनका मोशन कैसा है, ये सारी चीज़ों के आधार पर हम उनका ग्रुप बना सकते हैं। खासकर उनके भोजन और आवास के आधार पर मोस्टली होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, पौधे के समूह को कैसे बनाएं। पौधे के जब हम समूह बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे। पौधों के समूह में उनकी ऊंचाई, तने, मतलब ऊंचाई और तने के प्रकार के आधार पर हम शाख, झाड़ियाँ और वृक्षों के रूप में बना सकते हैं। यानी ये जो कुछ चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम पौधों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तो उनकी ऊंचाई और उनके तने के आधार पर, और साथ ही साथ, मतलब मेनली यहाँ पे ये दोनों हैं, इसी में ही बाकी जो हैं वो इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो इन दोनों के आधार पर शाख, झाड़ियाँ और वृक्ष, इन 3 ग्रुप्स में पौधों को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक सारणी दी गई है, इसमें है ऊंचाई और तने की प्रकृति के आधार पर पौधों का समूह कैसा होगा। जैसे पौधे का एक नाम दिया गया है आम, ठीक है। अब अगर ऊंचाई की हम बात करें तो आम एक पेड़ है तो जाहिर है ये ऊंचा होगा।
छोटा मध्यम ऊंचा नहीं, यहाँ पे मेनली क्या है, ऊंचा है, ठीक है। अच्छा, तने की अगर प्रकृति बोले हैं तो पहले तो हम कलर देख लेंगे, तो ये भूरे कलर का होता है। कठोर या कोमल होता है, तो जाहिर है ये पेड़ है तो इसका तना कैसा होगा, कठोर होगा। मोटा पतले में से बताया गया तो मोटा होगा, ठीक। शाखाओं का प्रकटन अगर देखा जाए कि मतलब शाखाएं जो हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, भूमि के निकट है, मतलब ज़मीन से नीचे की तरफ मतलब इनकी शाखाएं हैं, या तने मतलब इसका जो तना है वो काफ़ी ऊंचाई पर जा कर के फिर इनकी शाखाएं बिखरी हुई हैं। तो देखा जाए तो आम का जो पेड़ होता है वो उसमें अच्छा खासा तने की जगह छोड़ करके फिर जो शाखाएं हैं वो बिखरी रहती हैं, ठीक है। पादप समूह का नाम जो है ये वृक्ष में आता है। इसके बाद आता है गुलाब। गुलाब की जो है हाइट होती है वो मध्यम होती है, ठीक है। तने की प्रकृति में भूरा कलर का तना होता है और कठोर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये मोटा होता है तना, ठीक है। अच्छा, शाखाओं का जो प्रकटन होता है, तो गुलाब में जो शाखाएं होती हैं वो हम भूमि के निकट से ज़मीन से लगते हुए देखेंगे, ठीक है। पत्तियां जो है वो ज़मीन से लगते हुए दिखती हैं, और इसी वजह से जो गुलाब है वो किस में आते हैं, झाड़ी में आते हैं। इसके बाद आता है टमाटर। टमाटर की जो हाइट है वो छोटी आती है, ठीक है। इसकी जो स्टेम की जो प्रकृति है, यहाँ पे तने की प्रकृति है, हरा होता है कलर, और कोमल होता है और पतला होता है। और शाखाओं का प्रकटन अगर देखा जाए तो ये भी ज़मीन से निकट होते हैं। ये आते हैं आपके शाक में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शाक, झाड़ी और वृक्ष तीनों के एक एक एग्जाम्पल देख लिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और उनके तने मोटे, कठोर और भूरे होते हैं, और काष्ठीय यानी लकड़ी जैसे होते हैं। उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की ऊंचाई से निकलना आरंभ होती हैं। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो पौधे होते हैं जिनमें ये सारी क्वालिटीज़ देखने को मिलती, इन्हें हम वृक्ष कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आम का पेड़, ठीक। इसके बाद देखिए, अब हम लोग यहाँ पे झाड़ी और शाक की बात करेंगे। तो पहले आती है झाड़ी। तो इसमें है कुछ पौधों के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते हैं। प्रायः इस प्रकार के पौधों के अनेक भूरे रंग के काष्ठीय लकड़ी जैसे ही लेकिन भूरे रंग के जो है तने होते हैं, और भूमि के निकट से ही इनकी शाखाएं निकली होती हैं। ये इनके तने भी कठोर होते हैं, लेकिन वृक्ष के जितने, जैसे वृक्ष के जो कठोर और मोटे होते हैं उतने मोटे नहीं होते हैं। ऐसे पौधों को हम झाड़ी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर गुलाब का फूल। तो ये सारी जो वेराइटीज़ हैं वो आप यहाँ पे गुलाब के फूल में देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है, कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं, इनके तने कोमल और हरे होते हैं, इन्हें शाक कहा जाता है। शाक की पहचान ही है कि ऐसे पौधे जिनके तने जो हैं वो कोमल और हरे हैं वो शाक कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे टमाटर का पौधा हो जाएगा। इसके अलावा भी दो और वेराइटीज़ आती हैं पौधे की। एक होती हैं कुछ पौधों के जो तने होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, उनको ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ऐसे पौधे जिनके तने कमज़ोर है और ऊपर बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता है, ऐसे को आरोही लता या क्लिम्बर्स कहा जाता है, ठीक है। और इसी की तरीके से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो भूमि की सतह पर फैल कर बढ़ते हैं, क्योंकि इनके फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत भारी होते हैं, ठीक है। तो ये जो फैल कर बढ़ते हैं इनको विसर्पी लता या क्रीपर कहते हैं, ठीक है। तो आरोही लता या क्लिम्बर जो होते हैं इनमें आप करेले का पौधा देख सकते हैं, मनी प्लांट देख सकते हैं, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे क्लाइंबर्स में, ठीक है। और जो क्रीपर हैं इनमें पंपकिन है, ठीक है। तो इस तरीके के पंपकिन और जो अदर वाटरमेलन टाइप जो पौधे होते हैं, ठीक है, ये आपके किस में आ जाएंगे, क्रीपर में आ जाएंगे, विसर्पी लता में। तो हमने यहाँ पे मेन जो हमारा जो ग्रुप था पौधों में वो हमने वृक्ष, झाड़ी और शाक के फॉर्म में पढ़ा। इसके अलावा जो तने के आधार पर दो और फॉर्म रखी गई, एक क्लाइंबर थी और एक क्रीपर थी, ठीक है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे पत्तियों के आधार पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको पढ़ेंगे कि पत्तियों के आधार पर पौधों को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 पत्तियाँ दी गई हैं, ये वाली जो है वो जालिका रूपी शिराविन्यास युक्त है, ठीक है। इसमें जाल जैसा, ये इधर भी हर जगह जाल जैसा ये शिराविन्यास दिया गया। ये किसकी है, गुड़हल की पत्ती है। इसी तरीके से समांतर शिराविन्यास जिसमें आमने सामने वाला शिराविन्यास होता है, ये केले की पत्ती है। और समांतर शिराविन्यास युक्त घास की पत्ती, घास की पत्ती में भी समांतर शिराविन्यास होता है। तो मेनली हम जालिका रूपी या समांतर का ही यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इन पतली रेखाओं को शिराएं कहते हैं। पहली बात तो ये जो जितनी भी रेखाएं जो जाल या समांतर फॉर्म बना रही हैं इनको शिराएं कहा जाता है, ठीक है। शिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को शिराविन्यास कहा जाता है, ठीक। अब ये जो शिराविन्यास है वो कितने टाइप का होता है, आप कुछ पत्तियों में मोटी मध्य शिरा, जैसे ये वाली पत्ती है इसमें मोटी मध्य शिरा देखेंगे,
उसके दोनों ओर शिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न देख सकते हैं। इस पैटर्न को हम जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर गुड़हल की पत्ती। ठीक। इसके बाद है कुछ पत्तियों में जो शिराएं होती हैं वो समांतर चलती हैं, जैसे अभी हम लोग ने केले के पत्ते में देखा था। तो इस पैटर्न को हम समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। जैसे केले या घास की जो पत्तियां होती हैं इनमें समांतर शिरा विन्यास देखने को मिलता है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जड़ के प्रकार देखेंगे कि जड़ जो है वो कितने प्रकार की होती हैं। जैसे यहाँ पे एक दिखाई गई है सरसों के पौधे में मूसला जड़। मूसला जड़ किसे कहते हैं? जिसमें एक मेन जड़ आए और उससे हो करके जितनी भी सब रूट होती हैं वो उससे हो करके निकले, सहायक। ठीक है, जड़। तो सरसों के पौधे का जो जड़ तंत्र होता है वो मूसलाधारी होती है। ठीक है, मतलब मूसला जड़ तंत्र होता है। और ये घास के पौधे में आप देख रहे हैं कि कोई मेन जो है यहाँ पे रूट नहीं है। ठीक है, बहुत सारी एक साथ पूरा जाल बनाए हुए हैं। तो सामान्य घास का जो पौधा होता है इसमें झकड़ा या रेशेदार जड़ तंत्र होता है। इस आधार पर जो जड़ें हैं वो दो प्रकार की होती हैं। तो अब यहाँ पे हम देख लें कि जड़ों में जो विभिन्नताएं हैं उनके आधार पर, जैसे सरसों के पौधे की जो जड़ का भी हमने देखा, इस पौधे की जड़ में एक मुख्य जड़ होती थी और छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकली हैं। ऐसी जड़ों को हम मूसला जड़ कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल सरसों का पौधा हो गया। और वही अगर हम मतलब एक और एग्जाम्पल ले लेंगे तो गुड़हल का भी सेम होता है। इसके अलावा घास के अगर पौधे की बात करें तो इसमें जड़ें जो होती हैं वो समान एक जैसी एक माप की पतली जड़ें गुच्छे के रूप में दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ऐसी जड़ों को हम झकड़ा जड़ या फिर रेशेदार जड़ या फिर एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे रूट्स के बारे में हो गया। ओके, एक चीज़ और यहाँ पे है कि लेमन ग्रास, सदाबहार। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पत्तियों के शिराविन्यास के आधार पर जड़ों का प्रकार हमें बताना है। पत्तियों का जो शिराविन्यास, इसे हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो शिराविन्यास के आधार पर हम कैसे ये बता सकते हैं कि जो है किसी पौधे की जो जड़ है वो कैसी होगी, मूसला जो है जड़ होगी या फिर जो है रेशेदार वाली होगी, झगड़ा जड़ होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक इन्होंने बताया है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास का हमने मान लीजिए पौधा देखा। ठीक है, उसका जब हमने देखा तो हमने सबसे पहले उसकी पत्तियों को देखा। पत्तियों में हमने देखा कि शिराविन्यास किस तरीके का है, समांतर है या फिर जालिका रूपी है। तो हमें समांतर, क्योंकि घास में अभी हम लोग ने देखा था समांतर शिराविन्यास मिला था। तो इस तरीके से जिन पौधों की पत्तियों में शिराविन्यास समांतर होता है उनकी जो जड़ें होती हैं वो झकड़ा या रेशेदार होती हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हम जड़ों को, मतलब उनके जो शिराविन्यास है उस आधार पर हम पौधों की जो जड़ें हैं उनके प्रकार के बारे में जान सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, सदाबहार के जो पौधे होते हैं, ठीक है, सदाबहार के, उनमें मूसला जड़ें और पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है। जब हम पत्तियों के बारे में बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जब हम पत्तियों को देखें, क्योंकि हम पौधे की पत्ती, तना, फ्रूट्स और जो फ्लावर्स होते हैं इन्हीं को ही देख सकते हैं। जड़ तो मिट्टी के अंदर होती हैं। तो हम सिर्फ पत्तियों के आधार पर हम जड़ों को बता सकते हैं। तो यहाँ पे सदाबहार का जो पौधा होता है उसकी पत्तियाँ जालिका रूपी शिराविन्यास उसमें होता है। इस वजह से उसमें जो जड़ होगी वो मूसला जड़, जिसमें जालिका रूपी शिराविन्यास है उसकी जो उस पौधे की जड़ मूसला जड़ है, और जिसमें समांतर शिराविन्यास है उसकी जो जड़ होगी वो एडवेंटिशियस यानी झकड़ा जड़ होगी। वही लेमन ग्रास का यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो समांतर शिराविन्यास पत्तियों में था, इस वजह से उसकी जो जड़ थी वो जो है झकड़ा जड़ थी। सामान्यतः जिन पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है उनमें मूसला जड़ें होती है, वही बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया गया, जैसे चने का पौधा है, इसमें मूसला जड़ और पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है। और गेहूं का जो पौधा है इसमें झकड़ा जड़ें और पत्तियों में समांतर शिराविन्यास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी हो गए, चने का पौधा, गेहूं का पौधा, लेमन ग्रास, ठीक है, और सदाबहार का पौधा, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे जो बीज पत्र है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीज पत्र के आधार पर हम बहुत सारी चीज़ों के एक साथ बता सकते हैं बिना देखें। ठीक है, जैसे पहले तो हम बीज पत्र जान लेते हैं कि क्या होता है। बीज पत्र जो दो तरीके का होता है। ठीक है, एक द्विबीज पत्र होता है और एक बीज पत्र होता है। दो बीज पत्र जिसमें भी पाया जाता है उनकी जो सीड्स होती हैं नॉर्मली वो दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं। तो मेजॉरिटी में हमें दालों में दो बीज पत्र देखने को मिलेगा, डाइकॉट। ठीक है, और एक बीज पत्र जो होता है वो बीज में से डिवाइड नहीं हो पाता। तो ये मक्का है, अनाज की जितने गेहूँ चावल है, इनमें भी हमें देखने को मिलेगा। तो अब देखिए, बीज पत्र के आधार पर हम पौधों की और जो चीज़ें हैं उनको कैसे जान सकते हैं। जैसे चने का बीज, अभी जिसमें डाइकॉट हमने देखा था, चने के बीज अपने बीज आवरण के अंदर दो भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये जो विभक्त होने का जो
मतलब 2 भाग में जो विभक्त हो रहा है, तो प्रत्येक भाग को हम बीजपत्री या कोटिलीडॉन बोलते हैं। जिन पौधों में जो बीज होते हैं, इनमें 2 बीजपत्र डाइकॉट होते हैं, वो द्विबीजपत्री डाइकोटिलीडॉन या डाइकॉट कहलाते हैं। ठीक है। अब मक्का के जो बीज हैं, इनमें पतला एक ही बीजपत्र है, तो जिनमें एक ही बीजपत्र होता है उनको हम एक बीजपत्री या मोनोकोटिलीडॉन बोलते हैं। ठीक। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कही गई वो ये है, द्विबीजपत्री पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास और मूसला जड़तंत्र होता है। अब जाहिर सी बात है, जो हमें सीड है, ठीक है, वो तो हमें दिखेगी नहीं, पौधा हमारे सामने होगा, पौधे की पत्तियां हमारे सामने होंगी, ना हम उसकी जड़ देख सकते हैं, ना ही हम सीड की बनावट देख सकते हैं कि सीड कैसी होगी, द्विबीजपत्र होगी या जो है एक बीजपत्र, मोनोकॉट होगी, डाइकॉट होगी। तो अगर हमें ये पता है कि जो पत्ती है वो जालिका रूपी शिराविन्यास है किसी भी पौधे की, तो उसमें जड़ मूसला जड़ तंत्र होगा, और दूसरा जो उसमें जो है मतलब ये जो बीजपत्र है वो द्विबीजपत्री होगा। सिमिलरली जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं, इनमें समांतर शिराविन्यास और झकड़ा जड़ तंत्र होता है। ठीक है। ओके। अब जंतुओं के समूह को हम कैसे बना सकते हैं, कौन किस में आएगा। ठीक है। तो इसमें मेनली हम जो जंतु होते हैं उनकी गति, ठीक है, और उनके शरीर के अंग जो है, इनके आधार पर हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक जंतु है, जंतु का नाम यहाँ पे चींटी दी गई। गति के प्रकार अगर देखा जाए तो वो रेंगती हैं एक तरीके से, मतलब रेंगती क्या, वो चलने में ही आएगा, उनका रेंगती नहीं है, चलने में आएगा। तो चलने के लिए उनके पास क्या होती हैं, शरीर की टांगें होती हैं। ठीक है। बकरी चलना और कूदना दोनों, टांगें। कबूतर उड़ना होता है तो पंख। ठीक है। तो मतलब गति का जो अंग है, गति में जो प्रयुक्त हो रहा है। मक्खी में चलना और उड़ना दोनों ही रहता है, तो पैर और पंख दोनों होते हैं। ठीक है। मछली जो होती है तैरने का काम करती है, तो इसमें मेनली पंख जो होते हैं उन्हीं का ही काम होता है। ठीक। तो ये कुछ जंतुओं का नाम, और मतलब इस आधार पर हमें इसका एक ग्रुपिंग करनी है जंतुओं की, कि उनकी गति कैसी है, और गति के लिए जो शरीर में अंगों का यूज़ हो रहा है वो कौन कौन से अंगों का यूज़ हो रहा है। ओके। इसके बाद है, विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति होती है। ठीक है। जंतु उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, कूद फांद सकते हैं। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शरीर के अलग अलग अंगों का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब इनके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर सकते हैं। पंख, पैर, दूसरे अंग। ठीक है। ये सब इनको चलने में सहायता देते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक जंतु आकृति, आकार, संरचना, रंग एवं अन्य विशेषताओं से भी एक दूसरे, मतलब अन्य विशेषताओं के आधार पर भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने उनकी चाल के आधार पर तो हमने जंतुओं को उनके समूहों में डिवाइड कर दिया, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जिनके आधार पर भी हम जंतुओं को समूह में डिवाइड कर सकते हैं, उनकी आकृति, आकार, संरचना, रंग और विशेषताओं के आधार पर। पौधों की भांति ही जंतुओं के समूह बनाना उनकी विविधता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, कि उनमें क्या क्या डिफ्रेंसिएशन दिखाया जा रहा है। इसके लिए जंतुओं में भी उनका ग्रुपिंग करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक जानकी अम्माल है। ठीक है। ये एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी। ठीक है। तो इन्होंने पर्यावरण संबंधी इन्होंने बहुत सारे काम किए। ठीक। तो इन्होंने ये बताया, एक जो है वो था, प्रदर्शन हुआ। ठीक है। ये साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें जानकी अम्माल जो थी, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और साथ ही साथ इन्होंने पौधों की, भारत में जो पौधों की विविधता है, इस पर इन्होंने कई सारे लेख किए, कार्यक्रम किए, ये सारी चीज़ें की। ठीक है। अब ये जो साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन था, इसका जो है मतलब क्या इसमें काम किया गया और ये कितना सफल रहा। पहले तो केरल के जो पलक्काड़ जनपद जो है, उसके एक जंगल की वास्तविक कहानी थी। ये अछूते, सुंदर, आर्द्र, सदाबहार जल की, उसकी समग्र जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय में थी। मेनली ये जो संघर्ष था वो कुंतीपुड़ा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों तक जारी रहा। एक जल विद्युत बांध बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ की जो जंगल जो था उसको भी काटा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, वहाँ के जानवर, जंगली जानवर, बहुत सारी चीज़ें उसमें इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसी को ही रोकने के लिए ये जो आंदोलन था, ये करीबन 10 वर्षों तक चला। ठीक है। तो इसी वजह से, और इसमें कई मतलब जागरूकता कार्यक्रम किए गए, संपादक पत्र, ये सब सेमिनार वगैरह भी किए गए, न्यायालय में इसकी याचना भी गई, और फिर फाइनल ये जो साइलेंट वैली बचाओ मतलब आंदोलन जो था, ये बच गया, मतलब सफल रहा, सॉरी। ठीक है। विभिन्न परिवेश में पौधे और जंतु वो कैसे रहते हैं।
जैसे यहाँ पे देखिए मछली जल में रहती है, ठीक है, जल में गति करने के लिए उसके पास धारा रेखित स्ट्रीमलाइन शरीर और फिन होते हैं, ठीक है। बकरी घास वाले क्षेत्र में रहती है, इस वजह से उसके पास टांगों की सहायता से वो चलती हैं, तो उनके पास टांगें होती हैं। जंतुओं के आकार एवं आकृति भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो जिस आवास में जो जंतु हैं वो रह रहे हैं, उसी आधार पर उनका जो है मतलब बनावट होती है वो उसी आधार की हो जाती है, ठीक है। विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतु और पौधे, जैसे अगर मरुस्थल में बात करें तो मरुस्थल में ऊँट मरुस्थल में होता है। पर्वतीय क्षेत्र में देवदार का वृक्ष हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये क्षेत्र दिए गए हैं, वहाँ पे किस किस तरीके के पौधे और जंतु देखने को मिलेंगे। मरुस्थल में आपको ऊँट देखने को मिलेगा, पर्वतीय क्षेत्र में देवदार का वृक्ष देखने को मिलेगा, महासागर में मछली, कई वेराइटीज़ की मछली, जंगल में शेर, और इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेंगी सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद देखिए कि एक क्लास है जिसमें कई सारे बच्चे जो हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक बच्चा है एलेक्स, उसे याद आता है, क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग जगहों पर जा कर के जो है जो भी देखे होंगे, एक्सपीरियंस किए होंगे, तो उस आधार पर बता रहे हैं। एलेक्स को याद आता है कि राजस्थान के मरुस्थल में, राजस्थान में जो है मरुस्थल है, वहाँ पर मोटे और मांसल तने वाली नागफनी देखने को मिली उसे, ठीक है। तो उसने ये बताया कि जो मरुस्थल है वहाँ पे मोटे तने वाली नागफनी होती है, ठीक है। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो है ये बताया गया, एक लड़की है माया, वो बताती है कि हिमाचल प्रदेश में हिमालयी क्षेत्र में देवदार के वृक्ष उनको देखने को मिले, ठीक है। देवदार के वृक्ष देखिए किस तरीके के होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो देवदार के जो वृक्ष थे वो शंक्वाकार और उनकी शाखाएं लचीली और झुकी हुई थी। ये सारी वेराइटीज़ भी उसने बताई कि किस तरीके का ये जो है देवदार का वृक्ष होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत कम जल उपलब्ध होता है। शुष्क मरुस्थल में दिन में अत्यधिक गर्मी और रात में अत्यधिक ठंडा होता है, इसलिए आपको इन क्षेत्रों में अलग पौधे और जंतु मिलेंगे। मतलब पौधे और जंतुओं में अलग अलग तरीके की वैरायटी देखने को मिलेगी, जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात की अत्यधिक ठंडी को बर्दाश्त कर सकते हैं। अब जैसे मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे मांसल तने के होते हैं, जिसकी वजह से वो जल को संग्रहित करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जल की कमी होती है, ठीक है। और जो है वहाँ की जो मतलब अत्यधिक गर्मी जो है उसे भी सहन कर सकते हैं। इसी आधार पर बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पे हिमपात वगैरह ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, वहाँ पे वृक्षों की बनावट ऐसी होती है कि उन पर जो वृक्ष की जो पत्तियाँ हैं उन पर बर्फ़ टिक ना सकें, ठीक है। तो बर्फ़ जो है वो इस तरीके की बनावट होती है कि बर्फ़ तुरंत नीचे गिर जाती है। तो जैसे देवदार के वृक्ष का भी हम लोगों ने देखा कि शंक्वाकार आकृति और नीचे झुकी हुई जो उसकी शाखाएँ थी, उससे आसानी से जो बर्फ़ गिर रही है वो जो है पेड़ की पत्तियों पर टिकी नहीं रहती है, ठीक है। ये इसी के आधार पर हम लोग अगर जंतुओं की बात करें तो राजस्थान की गर्म मरुस्थल में जो ऊँट होता है और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल के जो ऊँट हैं, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। इन दोनों जंतुओं में आप जो अंतर देखेंगे वो देखिए यहाँ पे, ये राजस्थान की गर्म ऊँट हैं, उनका जो है यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके का है, और लद्दाख के कितने सारे जो है यहाँ पे बाल दिखाए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वही देखना है कि गर्म स्थल के जो ऊँट हैं उनके पैर लंबे होते हैं और जिनमें चौड़े खुर होते हैं, ठीक। और जो ठंडे मरुस्थल के ऊँट हैं उनकी ऊंचाई और पैर गर्म मरुस्थल की ऊँटों की तुलना में छोटे होते हैं, ठीक है। और ये जो छोटे पैर हैं उन्हें ठंडी पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्रों में आसानी से चलने में सक्षम बनाते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पे कई सारे जो है इनके जो ठंडे जो एरिया में जो ऊँट देखने को मिल रहे हैं, इनमें कितने आप बाल और जो इनके रेशे हैं वो कितने देख सकते हैं, ठीक है। गर्म मरुस्थल में ऊँटों में एक कुबड़ होता है जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रहने में सहायक होता है, जबकि जो ठंडे मरुस्थल के ऊँट होते हैं उनमें दो कुबड़ होते हैं। ये दोनों कुबड़ सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं, क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता है और उस समय उन्हें कुबड़ में जो संचित भोजन है उसी का ही उपयोग करना पड़ता है। इस वजह से दो कुबड़ होते हैं। उनके सिर से लेकर गर्दन के निचले भाग तक लंबे बाल होते हैं, जो लद्दाख में जो बर्फीली मौसम होते हैं उसमें उन्हें जीवित रहने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऊँटों के बारे में। और इसी के साथ एक चीज़ और है, राजस्थान की रहने वाली जो काशी है उसने कहा कि ऊँट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं और उनका जो गोबर होता है वो भी सूखा होता है, पसीना भी उन्हें नहीं आता है, जो कि ऊँट अपने शरीर की बहुत अधिक पानी का त्याग नहीं करते। यही एक खासियत है, क्योंकि इन्वायरमेंट के आधार पर ही जंतुओं में जो है कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। तो पानी का त्याग वो नहीं करते हैं और इसलिए बिना जल पिए वो कई दिनों तक जिंदा भी रह सकते हैं। अब एक स्टूडेंट है माया, उसने बताया है कि नीलगिरी के शोला वन में, ठीक है, उसने खूबसूरत लाल फूलों वाला बुरांस देखा जिसे रोडोड्रेड्रॉन,
ठीक है, इससे जो है ये बोला जाता है। अब इसकी खासियत उसने क्या बताई, बुरांस की ऊंचाई कम होती है और उनके पत्ते छोटे होते हैं ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज़ हवाओं में जीवित रह सकें। और इसी के साथ सिक्किम की रहने वाली जो पेमा है उसने बताया कि उसने जो मतलब अपने एरिया में पहाड़ों में जो बुरांस देखे हैं वो लंबे देखे हैं। ठीक है, माया ने बताया कि नीलगिरी की जो है एरिया था, शोला वन जहाँ पे था, वहाँ पे बुरांस जो थी उनकी ऊंचाई कम थी, और सिक्किम में जो बुरांस थे उनकी ऊंचाई जो है वो काफ़ी लंबे पौधे थे। ठीक है, यानी कि एरिया के आधार पर भी पहाड़ी एरिया में जो पौधे हैं, सेम पौधे, उनकी बनावट जो है डिफरेंट हो सकती है, जैसे अभी हम लोग ने ऊँटों में देखा। इसलिए भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांस के पौधे भी उन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए उनमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि मछलियाँ का जो शरीर है, ठीक है, उसमें भी काफ़ी डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है। मछलियों का धारा रहित शरीर उनके लिए जल में तैरने में आसान बना देता है, ठीक है, कि वो जल में आसानी से तैर सकें। इसके अलावा ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधे और जंतुओं को किसी भी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं, उन्हें अनुकूलन कहा जाता है। तो यही जो अनुकूलन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमें जो है मतलब किसी भी आवास में हार्श से हार्श हो या फिर नॉर्मल हो, ठीक है, वहाँ पे हमें रहने के काबिल बनाते हैं। वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उसे आवास कहते हैं। ठीक है, जैसे समुद्री कछुओं का आवास समुद्र या महासागर है, और ऊँट का आवास गर्म या ठंडा मरुस्थल है, क्योंकि ऊँट हमें गर्म मरुस्थल में भी देखने को मिल रहा है और ठंडी जो जगह है वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। बुरांस का आवास पर्वतीय क्षेत्र है, अलग अलग जगहों के पर्वतीय क्षेत्र में अलग अलग उसकी बनावट हो गई है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे एक और वैज्ञानिक परिचय दिया गया है, सलीम अली। सलीम अली ने पक्षियों में विविधता का अवलोकन किया। इन्होंने पक्षियों पर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया, इसी वजह से इनको जैसे एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान और रंगनाथ थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य मंडिया कर्नाटक ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के उदाहरण इन्होंने दिए, जहाँ पे जा जाके इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी रिसर्च की। इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों पर 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला लिखी है। इन्हें भारत का पक्षी पुरुष, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भारत का पक्षी पुरुष या बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो सलीम अली को कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें 1976 में पद्म भूषण भी मिला था। ओके, अब हम लोग आवास की जब बात करे थे तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। थल पर रहने वाले पौधे या जंतुओं का जो आवास होता है वो थलीय आवास होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वन, घास के मैदान, मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, ये सब आ जाएगा। जल में रहने वाले जो जंतु हैं उनका आवास जलीय आवास होगा, फॉर एग्जांपल तालाब, झील, नदियाँ, महासागर। और मेंढक जैसे जो कुछ जीव होते हैं वो थल और जल दोनों पे रहते हैं, इस वजह से इनको उभयचर बोलते हैं, ऐसे जंतुओं को। ठीक है, ओके, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं जो मतलब ऐसे जंतुओं के बारे में बताया गया है जो विलुप्त होने की कंडीशन में, तो उनको कैसे बचाया जा सकता है, कुछ अभियान वगैरह कैसे किए गए, क्या क्या सारी चीज़ें मतलब गवर्नमेंट के जो है बिहाफ पे भी की गई। तो जैसे भारत में बंगाल बंगाल बाघ, ठीक है, चीता और गोडावड़, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे कहते हैं, इसकी संख्या मानवीय गतिविधियों द्वारा हुई मतलब इन गतिविधियों द्वारा काफ़ी कम हुई है। उनके आवासीय क्षति के कारण ये सब क्या हुई, इनकी संख्या घट गई। ठीक है, तो इस वजह से जैसे भारत सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण में मतलब संरक्षण के लिए कई सारी परियोजनाएं आरंभ की, तो उसमें बंगाल टाइगर जो थे उनकी जब संख्या घटने लग गई, तो इनके संरक्षण के लिए 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया। और चीता की जो संख्या थी उसको पुनः स्थापित करने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना चलाई गई। ठीक है, जिसे चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट बोला जाता है। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र राज्य में गोडावड़ के आवासों को संरक्षित मतलब घोषित किया गया। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो होते हैं इनको गोडावड़ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है परंपरागत रूप से जो संरक्षित वन है वो क्या क्या है। तो पवित्र उपवन, ये एक जो है परंपरागत रूप से संरक्षित वन में पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रोव्स आता है। पवित्र उपवन वह आबादित वन क्षेत्र हैं जिनका आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। और ऐसे जो वन होते हैं यहाँ पर कई प्रकार की औषधीय पौधे समेत विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं का घर भी मिलता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध भी हैं कि आप किसी भी जीव जंतु को हानि नहीं पहुँचा सकते, पेड़ को काट नहीं सकते। ठीक है, क्षेत्र जो है उनको क्षति नहीं पहुँचाने की अनुमति है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब प्रतिबंध भी काफ़ी लगाए गए हैं। ओके, तो दोस्तों ये जो चैप्टर था वो यहाँ पे
कंप्लीट हो जाता है। वैसे ये इसमें बहुत सारी हम लोग ने इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पढ़ी, तो उसे आप लोग नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।